नहीं, वहां चुनाव होना है, तो एक बड़ी चुनौती है। और जो जनता से जुड़े हुए सवाल है वो मुखर है। जी अरुण शर्मा जी, आपके पास आता हूं मैं। जो बात सुनील जी ने कही और जो मैंने थोड़ा एक विस्तार से महाराष्ट्र के बारे में बताया कि महाराष्ट्र में स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए उत्तरोत्तर अच्छी होती जा रही है। और आज जबकि हम आपस में बात कर रहे हैं तो शिवाजी पार्क और बीकेसी में के अंदर बहुत गहमा गहमी है। बीकेसी में तो इंडिया गठबंधन की बैठक है, बड़ी मीटिंग है और बड़ा ग्राउंड है वहां पर। और शिवाजी पार्क तो ट्रेडिशनली वहां पर तो मीटिंग होती है। आज मोदी के साथ वहां पर राज ठाकरे भी रहेंगे। राज ठाकरे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने फिर बयान दे दिया उत्तर भारतीयों के बारे में। और लगभग 20% से ज्यादा उत्तर भारतीय, 25% जो है इस समय जो यहाँ पर काम करते हैं वो वापिस अपने गांव चले गए। गांव क्यों चले गए? गर्मी की छुट्टियों में वो लोग चले जाते हैं, तो फिर वहां से फिर 2 महीना रह के 1 महीना रह के वापिस आते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 से 25% लोग ऐसे हैं उत्तर भारत के जो एक प्रकार से कहा जाए तो वो शहर में नहीं है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की थाने सीट खतरे में पड़ गई है। वहां से नरेश मास्के को उतारा गया और नरेश मास्के के साथ में अगर देखा जाए तो वहां पर यूबीटी ने एक स्मार्ट गेम खेला वहां पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राजन विचारे को जो वहां से उतारा गया है वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और यहाँ पर न्यू बॉम्बे में एक और बड़े इनके नेता हैं गणेश नायक, उन्होंने भी सपोर्ट देने से मना कर दिया। थाने के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि यहाँ पर बीजेपी के 4 एमएलए हैं थाने में। उन्होंने कहा था कि सीट हमें मिलनी चाहिए, ये शिंदे को नहीं देनी चाहिए। तो बीजेपी एमएलए की बेसिकली इच्छाओं के विरुद्ध में थाना, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वो सीट एकनाथ शिंदे को दे दी गई। तो ये 4 बीजेपी के एमएलए जो है अंदर ही अंदर भीतर घात में लगे हुए हैं एक किस्म से कि हमें इसको नहीं जीतने देना। तो एक किस्म से कल्याण में श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं और थाने के अंदर नरेश मास्के जो है, ये दो, नरेश मास्के कुछ है ही नहीं सिवाय इसके इज ए लॉयलिस्ट टू द एकनाथ शिंदे, इसके ऊपर उनकी कोई हस्ती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहां से उद्धव ठाकरे ने फैसला किया कि इन दोनों सीटों के ऊपर एकनाथ शिंदे को चोट देनी है। एक बार ये सीटें उसके हाथ से निकल गई तो उसके स्वाभिमान पे चोट लगेगी और एक यहां से एकनाथ शिंदे की सेना बिखरती चली जाएगी, फिर वो जुड़ नहीं पाएगी। अरुण कुमार जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बयान याद कराता हूं मोदी जी का, जो उन्होंने वहां पर जाने के बाद दिया कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। और बीजेपी के 2 कुकर मुत्ते कहता हूं मैं उनको। सर आज एक और बात छोड़ दो, आज एक और उनका स्टेटमेंट आ गया है। मैं उस पर भी आता हूं। रमजान में मैं अपने दूत इसराइल भेजा था, मैंने कहा कि गजा के ऊपर बमबारी मत करो आप, और उन्होंने मेरी बात मानी। और कहता है मैं हेलीकॉप्टर से गया जॉर्डन से, तो मेरे साथ तो इजराइल की सेना भी थी, जॉर्डन की हेलीकॉप्टर भी था, तो सब लोग मेरी रक्षा कर रहे थे मेरे हवा के अंदर। तो आप सोचिए कि मैं मुसलमानों का कितना बड़ा खैर ख्वाह हूं। जी अरुण कुमार जी, आपने उनकी आज की भावभंगिमा नहीं देखी, खटाखट वाली, वो भी देखी हो। उस पर भी मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जो उन्होंने ये बयान दिया, इसका विपरीत असर पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। जो आप लोकसभा के क्षेत्र बता रहे हैं, मैंने उद्धव ठाकरे का जो भाषण है उसको 3-4 बार सुना है और उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज में कहा है कि नकली कौन जो ये कहता हो कि शायद मुझे मेरी मां ने पैदा किया होगा। सर, ये बयान अपने आप में इतना अटपटा है कि ऐसे लगता है कि कोई मनुष्य नहीं, ये कोई अंडज दे रहा है बयान। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसको तो सिर्फ मां ही पैदा करती है, ये तो बात सर्वविदित है। अब चाहे भगवान आ जाए गर्भ से और चाहे इंसान आ जाए गर्भ में, वहां कहां डाउट है। तो इस प्रकार के झुंझलाए हुए जो बयान दिए जाते हैं, वो ही मोदी जी के दुश्मन बने बैठे हैं, वो ही इनको पीछे लेकर जा रहे हैं। अब आपने कह तो दिया, और उसके अगेंस्ट पूरी सोशल मीडिया ने और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी कुछ लोगों ने उनके मुस्लिम विरोधी जो बयान है उनको खूब धड़ल्ले से चलाया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका साथ भी छूटने वाला है
या छूटने का संकेत मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो भाषा उद्धव ठाकरे ने वहां पर कही है और जो इमोशनल बात उन्होंने कही है वो सुनने और समझने वाली है। वो बिल्कुल एक वैसा पैटर्न है जैसे प्रियंका गांधी ने अपने परिवार के विषय में उठाया। मैं दोनों बातों को जोड़कर देख रहा हूं और आज दोनों ही क्षेत्रों को मैं जोड़कर देख रहा हूं। आज आप अमेठी में देखें कौन कौन आया हुआ है। वहां पर एक ऐसी रैली हो रही है जो आने वाले 1-2 दिन में एक ऐसा प्रभाव छोड़ने वाली है, जो यूपी में 41 सीटें और महाराष्ट्र का जो अंतिम चरण है 20 तारीख को, उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली है, ऐसा मेरा विचार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब किसी की पिच पर नहीं खेलते और मजबूरन आपको आना पड़ता है। आज मोदी जी ने जो खटाखट वाला शब्द कहा है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी मोदी जी आज कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं। कांग्रेस कौन सी बॉल करेगी, फास्ट बॉलर लगाएगी या स्विंग करेगी, और मोदी जी के पैरों के बीच में से वो बॉल जाकर उनकी किल्ली उड़ा देगी। वैसे किल्ली उनकी उड़ी पड़ी है, इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो उनके चेहरे पे रोष, झुंझलाहट, ईर्ष्या और बदला लेने का जो भाव उनके चेहरे पे उभरा है, वो एक औसत दर्जे का आदमी भी देख सकता है। ऐसे लग रहा था जैसे 10 साल के बच्चे को राहुल जी ने चिढ़ा दिया हो और वो उस चिड़न के मारे अपनी खीज राहुल गांधी पर उतार रहे हो। तो मेरा मानना यह है, अभी 3 दौर का चुनाव बाकी है। मोदी जी थोड़ा सा संभलिए, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अगर इस तरह से करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टेज पर ही बिखर जाएं, क्योंकि जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमारे शरीर पर नियंत्रण करती हैं और वो शब्दों के रूप में बाहर आती हैं। अगर आप इस तरह की अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे तो एक औसत दर्जे का जो मतदाता, जो कभी किधर जाता नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि वो तटस्थ होता है, वो उसी समय निर्णय लेता है, वो आपके विरुद्ध निर्णय ले लेता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। और एक बात मैं कहकर अपनी बात करूंगा कि आप देखें 400 से ज्यादा सीटों पर आज कोई दो कैंडिडेट सामने है, तीसरा कैंडिडेट नहीं है, सीधा मुकाबला। ये चुनाव जो है ये 2014 और 2019 से इस प्रकार भिन्न है कि मुकाबला सीधा हो रहा है। सीधी टक्कर में अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी का ऑलरेडी कम हो चुका है, उनका मत प्रतिशत भी कम हुआ है। और जो हम चौथे चुनाव चरण में जो हम बात कर रहे थे, उसमें भी कोई ऐसा मत प्रतिशत बढ़ा नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि मोदी जी की फेवर में चला गया। फेवर में नहीं गया है। और फिर जैसे सुनील जी ने भी बात की है कि जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत हैं, करनी सेना है, आपके खुद के हाशिए पे गए हुए लोग हैं, और जिनको आपने टके से, पंजाबी आदमियों में ऐसी बात करता हूं, टके शेर नहीं पूछा, उनको आप सिर पे बिठा रहे। ऐसा क्या कारण आ गया? ऐसी कौन सी लुटिया डूब गई आपकी कि आपको जो हाशिए पे गए हुए व्यक्ति हैं उनको कोड करना पड़ रहा हो? और राज ठाकरे जैसा आदमी, देखो वो कहते हैं कि शराबी को शराबी मिल जाता है, नफरत करने वाले को एक नफरत करने वाला और मिल गया। दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही नॉर्दर्न इंडिया के लोगों को डंडों से मारने का प्रकरण करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार का सहयोग लेना आपकी बीजेपी के लिए जहर का काम करेगा। जो 20% उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहते हैं, वो 2 वोट भी आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे कि उन बेचारों ने डंडे खाए हैं, गाली सही है, अपना नुकसान किया है, आपने रेडियां पलट दी हैं। आप उनको अपने साथ जब खड़ा करेंगे तो देखने वाला सीन तब होगा। तो मेरा मानना ये है, आज स्थिति सर्वथा भिन्न है और मोदी जी
हारने वाले हैं, ऐसा आंकलन सभी का है। जी मैं आता हूं सुजाता जी के